बच्चों आपको पेपर पढ़ाया जा रहा है इनकम टैक्स, और हमें लगता है कि आज हमें नया चैप्टर पढ़ना चाहिए। क्या कहते हो बच्चों, नया चैप्टर? जी हाँ, तो ये रहा आपका नया चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो बच्चों छोटा सा रिवीजन करते हैं, छोटा सा रिवीजन। आप बताओ, आप बताओ कि कितने हेड्स होते हैं? हेड्स ऑफ इनकम, आय के शीर्षक कितने हेड्स होते हैं? बच्चे कह रहे हैं 5। सर हेड्स ऑफ इनकम 5, बिल्कुल सही। तो हेड्स ऑफ इनकम 5। ये कौन सा हेड है पांचों में, ये कौन सा हेड है? चलो बच्चे कह रहे हैं सर ये हेड नंबर 2 है। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दुनिया की कौन कौन सी इनकम यहाँ टैक्सेबल? बच्चों, मकानों का किराया। बोलो, मकानों का किराया। मैं मकान मालिक हूं, मेरा किराएदार है, और मैंने किराएदार को मकान किराए पर दिया, मुझे किराया मिला हर महीने हर साल, और वो किराया कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोले सारे बच्चों, क्लियर हो गई बात कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल? मकानों का किराया टैक्सेबल। तो मकानों का किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है बच्चों। और ये रहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए जरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा हुआ है जो भी बातें हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप कहोगे सर ये सेक्शन 22 क्या है, धारा 22 क्या है? बच्चों आप जानते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961, हमारे इनकम टैक्स एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 22 का सेक्शन 22। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किस धारा के तहत टैक्स लगता है? सेक्शन 22 के तहत। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 के तहत टैक्स लगता है। चलिए बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे बिल्डिंग, मकान या भवन। तो सबसे पहले हमें जानना है बिल्डिंग, मकान या भवन, क्योंकि इस हेड में क्या टैक्सेबल? मकान या भवन का किराया टैक्सेबल, बिल्डिंग का, हाउस का किराया टैक्सेबल। तो ये बिल्डिंग या हाउस कहते किसे हैं? ये बिल्डिंग है क्या चीज? क्योंकि अगर कोई चीज बिल्डिंग है, अगर कोई चीज बिल्डिंग है तो किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। लेकिन अगर वो चीज बिल्डिंग नहीं है, किराए पर उठी है, तो किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। तो आइए पता लगाएं कि बिल्डिंग कहते किसे हैं, बिल्डिंग किसे कहते हैं। चलो बच्चों, आपके सामने कुछ है, एक कच्चा टाइप का मकान, एक झोपड़ी नुमा मकान। सारे बच्चे बोलो, क्या ये बिल्डिंग है कि नहीं है? क्योंकि अगर बिल्डिंग है, श्वेता कह रही है यस, बाकी सारे बच्चे विरोध प्रदर्शन नो। एक बच्चा और बोला है, कौन है कौन है? आंचल, आंचल कह रही है अगर ये बिल्डिंग है तो अगर किराए पर है तो किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, और अगर बिल्डिंग नहीं है तो किराया अदर सोर्स में टैक्सेबल। तो कुछ बच्चे बोले यस, कुछ बच्चे बोले नो। 3 बच्चे बोले यस, बाकी बच्चे बोले नो। हाँ भाई विनीत कह रहे हैं यस बिल्डिंग है। तो अभी क्लियर नहीं है कि बिल्डिंग है कि नहीं है। अगर बिल्डिंग है तो प्राप्त किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, अगर बिल्डिंग नहीं है तो इससे प्राप्त किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। बच्चों एक और आपके सामने है एक भूतिया मकान। बताओ ये बिल्डिंग है कि नहीं है? हाँ ये बिल्डिंग है कि नहीं है? अब की बार बहुत ज्यादा लोग कहते हैं यस। अच्छा, पिछला वाला? सर पिछला वाला कच्चा था, कच्चा। अच्छा कच्चा थे, पक्का है? हाँ सर ये पक्का टाइप का लग रहा है। ओहो, ये आपके विचार है मेरे नहीं है। तो कह रहे हैं बिल्डिंग है। अच्छा आपकी बिल्डिंग मान लिया। चलो ये बताओ, ये किसी बच्चे के गांव का मकान है, हाँ, तो बताओ ये बिल्डिंग है कि नहीं है? ये आपके गांव वाला मकान। अब सही में किसी किसी घर का, कोई का घर ना निकल जाए कि हाँ सर तो हमारा घर है। तो बच्चों ये बिल्डिंग है कि नहीं है? और जवाब आ रहा है कि सर सब यस वाले, नो वाला कोई नहीं। नो आपने उसी में झोपड़पट्टी में किया था। कह रहे हैं यस दिस इज बिल्डिंग, सब यस वाले। अच्छा अच्छा, ये देखो बच्चों, काश मेरा घर ऐसा होता। तो बच्चों ये वाला बताओ, ये क्या है? बिल्डिंग है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो, बिल्डिंग है कि नहीं?
क्या कह रहे हैं, सारे एक सुर में कह रहे हैं सर बिल्डिंग है। अच्छा, है बिल्डिंग, हाँ सर बिल्डिंग है। ठीक है, सब यस वाले, हाँ सर बिल्डिंग। बच्चों ये रहा मुंबई की इमारतें, तो ये बताओ कि ये जो है ये सब, हाँ चला चल क्या कह रही हैं, कह रही हैं काश मांगने से हर चीज मिल जाती। नहीं, मेहनत करने से मिलेगी, मेहनत करने से मिलेगी। ठीक, हाँ। तो बिल्डिंग है कि नहीं है, संगम कह रहे हैं एकदम है। अच्छा, बाकी एकदम नहीं थी क्या, बिल्डिंग है, सब यस वाले हैं। हाँ हाँ सर बिल्डिंग है। देखो बच्चों, बिल्डिंग या हाउस एक ही मतलब मानना है इस चैप्टर में, बिल्डिंग या हाउस है, हाउस ही बिल्डिंग है। ठीक, बिल्डिंग या हाउस, हाउस या बिल्डिंग एक ही बात है, मकान या भवन, भवन या मकान एक ही वर्ड मानना। बच्चों ये क्या है, ये क्या है भाई, क्या चीज है ये, क्रिकेट खेला जा रहा है क्या, हाँ क्रिकेट खेला जा रहा है क्या, हाँ। अच्छा, क्रिकेट स्टेडियम है, हाँ हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ये क्रिकेट वाला स्टेडियम है। अच्छा भाई, क्रिकेट स्टेडियम, हम तो बच्चों स्टेडियम में गए हैं, आईपीएल मैच देखने गए थे, दिल्ली गए थे, फिरोज शाह कोटला। वहां पर, यहाँ पर जो भी कुछ है समझ में तो कुछ नहीं आता, बॉल किधर गई बस दिखती नहीं है, बॉल कुछ नहीं दिखता, खिलाड़ी कौन सा बहुत करीब से देखने पे तब भी मालूम नहीं पड़ता, बहुत दूरी रहती है, लेकिन मजा वहीं पर आता है, असली मजा, जोश शोर शराबा। खैर बच्चों, बिल्डिंग है कि नहीं है, संगम किसके किसके बीच था मैच, दिल्ली, दिल्ली डेयर डेविल्स नाम था क्या उस टाइम इसका, दिल्ली और कोलकाता के बीच शायद मैच था, याद नहीं, दो बार, दो तीन नहीं, तीन बार देखने गए थे। हाँ क्या बात कर रहे थे हम, पूछे थे बिल्डिंग है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है बच्चे। श्वेता, हरिओम, सत्यम, यस कह रहे हैं बिल्डिंग है, मगर तान्या नहीं है, अब की बार लोग बढ़ चुके हैं, बिल्डिंग है कि नहीं, ये क्रिकेट स्टेडियम बिल्डिंग है कि नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं ना, बिल्डिंग है भी नहीं भी है, अभी अभी खाली पूछ रहे हैं। सिमरन सिंह आपका रोल नंबर कहाँ है भाई, रोल नंबर लिखा करो। ठीक, सिमी और नहीं ठीक है। हाँ तो बच्चे कह रहे हैं सर बिल्डिंग है नहीं है, बटे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है, बोलो क्या है ये, नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ, हाँ नाम बोलो अभी तक, हाँ चलो श्वेता, स्पेलिंग गलत हो गई, दिव्या, स्विमिंग पूल, कह रहे हैं स्विमिंग पूल है। ठीक है, स्पेलिंग हमको नहीं पता भाई, बस लिख दिया हमने स्विमिंग पूल। तो बच्चों स्विमिंग पूल, क्या ये बिल्डिंग है क्या, बोलो बोलो बोलो, क्या ये बिल्डिंग है क्या। और हाँ भाई, श्वेता कह रही है, नेहा कह रही नहीं है, आंचल कह रही है, और हरिओम कह रहे हैं डाउटफुल है। चलो बच्चों बहुत कुछ हो गया, हाँ बहुत कुछ हो गया। आइए, क्या स्विमिंग पूल बिल्डिंग है कि नहीं है, चलो अब जवाब सुनना है, जवाब। ये पहला वाला बिल्डिंग है, दूसरा वाला बिल्डिंग है, तीसरा वाला बिल्डिंग है, चौथा वाला बिल्डिंग है, पांचवा वाला बिल्डिंग है, छठवां वाला बिल्डिंग है, सातवां वाला बिल्डिंग है। सातों जवाब हाँ बिल्डिंग है सर, सातों बिल्डिंग है हाँ। सर तो बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, हाँ बिल्डिंग की डेफिनेशन सुनना, बिल्डिंग की या हाउस की परिभाषा सुनना। सर ये बिल्डिंग या हाउस, मकान या भवन कहते किसे हैं, डेफिनेशन, एक जमीन होना चाहिए। तो बच्चों आप बताओ, यहाँ जितनी भी चीजें हैं सब जमीन पर है ना, यहाँ जो भी चीजें हैं सब किस पर हैं, जमीन पर ही तो स्थित है, जमीन पर तो सिचुएटेड है। हाँ एक जमीन होना चाहिए। अच्छा अगली परिभाषा, उस जमीन पर होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, तो जमीन पर क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन, निर्माण। तो बच्चों ये एक बात बताओ, क्या जमीन पर कंस्ट्रक्शन हुआ है क्या, जमीन पर कंस्ट्रक्शन, क्या जमीन पर कंस्ट्रक्शन है, यस यस, जमीन पर कंस्ट्रक्शन है, यस, जमीन पर कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल, जमीन पर कंस्ट्रक्शन है, हाँ है, जमीन पर कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल है। अरे सर यहाँ छत नहीं है, छत नहीं है, अरे छत होना ना होना उससे फर्क नहीं पड़ता, छत हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जमीन पर क्या हो, कंस्ट्रक्शन। सर यहाँ पर भी छत नहीं है, अरे छत से मतलब नहीं है, छत हो ना हो, जमीन हो, और जमीन पर क्या हो, कंस्ट्रक्शन हो। तो बच्चों इसको कहते हैं, ऐसे कहते, इसको बोलते हैं बिल्डिंग। विशाल कह रहे हैं तब तो रेलवे स्टेशन भी बिल्डिंग होगा, विशाल हर वो चीज
हर वो चीज, एक जमीन हो, जमीन पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, चार दीवारी टाइप का घेर रखा हो आपने, तो उसको हम बिल्डिंग मानेंगे। और बिल्डिंग से प्राप्त किराया कहाँ टैक्सेबल? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। ठीक। अच्छा बच्चों, केवल जमीन है, मान लो सिर्फ जमीन है, तो क्या वो बिल्डिंग है? आपके पास एक जमीन है, बस जमीन, ओनली जमीन, तो क्या वो बिल्डिंग है? बिल्कुल नहीं। केवल जमीन है तो कहाँ बिल्डिंग है? सर तो केवल जमीन किराए पर उठे तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा किराया, तब अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। लैंड भी हो, कंस्ट्रक्शन भी हो, चार दीवारी वगैरह गिरवाए हो, कंस्ट्रक्शन करवाए हो, तो फिर वो बिल्डिंग कहलाएगी। और बिल्डिंग से प्राप्त किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। चलो बच्चों आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन। ठीक, तो क्या आ गया? आ गया मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन। आइए देखते हैं बच्चों, इस बात का मतलब क्या हुआ कि मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन। ध्यान दें, कुछ नए फोटोज देखते हैं। ये है मकान, ये है मकान, और मकान से ये सब क्या है? गार्डन है। तो ये मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन है। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन है। जहां पर ये बाहर बगीचा टाइप का दिख रहा है, गार्डन टाइप का दिख रहा है, तो मकान तो आप देख ही रहे हो, सब मकान है। लेकिन ये सब हिस्सा क्या है? ये सब मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन है। दूसरा देखते हैं, तो ये तो मकान है, ये तो मकान है, लेकिन बच्चों एक गैरेज बना है, गैरेज, तो ये क्या है? मकान से लगी या जुड़ी जमीन है। ये सब क्या है? ये सब मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन है। अच्छा, ये क्या है जी? ये तो मकान है। तो ये सब क्या हिस्से हैं? ये सब हिस्से क्या है जी? ये मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन है। तो बच्चों समझ गए, आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, तो बच्चों कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग तो रहती ही है, बड़ा बड़ा रास्ता रहता है कि नहीं? बड़ा बड़ा रास्ता, साइकिल खड़ी कर लो, गाड़ी खड़ी कर लो, जाओ, फील्ड भी है, और सब मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन है। ठीक, आप सिनेमा हॉल जाते हो, सिनेमा हॉल में घुस गए और बाहर पार्किंग भी दे रखा है, जुड़ी हुई है, तो मकान से लगी या जुड़ी हुई जमीन है। तो बताओ बच्चों, समझ में बात आई? मकान से लगी या जुड़ी जमीन। तो तो जो ये लगी या जुड़ी जमीन है, अच्छा आंचल कह रही है सर ये मकान बड़ा प्यारा है। अच्छा आंचल, ठीक है, बनवा लीजिएगा आप भी इन फ्यूचर ऐसा। तो ये जो मकान से लगी या जुड़ी जमीन है बच्चों, इसको भी मकान माना जाता है। ये मकान से लगी या जुड़ी जमीन जो है, इसको भी मकान माना जाता है, इसको भी बिल्डिंग माना जाता है। और अगर ये भी किराए पर लग जाए, ये भी किराए पर लग जाए, तो किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। सुना बच्चों आपने कि मकान का किराया भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, और मकानों से लगी या जुड़ी जमीन का किराया भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। क्या क्लियर हो गया कि मकान या भवन, बिल्डिंग या हाउस क्या है, और मकान से लगी या जुड़ी जमीन क्या है? अगर कोई चीज बिल्डिंग है, मकान है, हाउस है, तो प्राप्त किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, और अगर कोई चीज मकान से लगी या जुड़ी जमीन है तो भी प्राप्त किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। तीसरा समझाते हैं, करदाता को सत्यम, फील्ड दूसरी कंडीशन कहां फुलफिल कर पाएगी? सत्यम, मकान से जुड़ी, समझे क्या? मकान से जुड़ी, ये रहा मकान, ये रही बाउंड्री, और यहाँ पे आपका गार्डन है, तो ये मकान से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पर आपका गैराज है, ये मकान से जुड़ा हुआ है, ये आपकी बाउंड्री वॉल है, तो ये सब मकान से लगी या जुड़ी जमीन है। अगर आप बोलो कि मकान यहाँ है और गैरेज कहीं बहुत दूर है, मतलब मकान यहाँ है, गैरेज कहीं दूर है, तो वो अटैच्ड नहीं है। एक जमीन है कहीं दूर है तो वो अटैच नहीं है, यहाँ तो अटैच्ड की बात हो रही है, जुड़ी, लगी या जुड़ी। यहाँ मकान, यहाँ स्विमिंग पूल, यहाँ मकान, यहाँ गार्डन, यहाँ मकान, यहाँ गैराज, यहाँ मकान, यहाँ स्विमिंग पूल, सब अटैच्ड, तो ये लगी या जुड़ी जमीन है। और लगी या जुड़ी जमीन है, अटैच्ड, तो भैया वो भी मकान है, और उससे प्राप्त किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स। तीसरा, करदाता को मकान मालिक होना चाहिए। अच्छा, एक मकान है,
ठीक है भाई, एक मकान है, क्या जरूरत है बनाने की, यहाँ है ना, रेडीमेड बने हुए थे ना। हाँ हाँ बच्चों, एक मकान है, ये ले लेते हैं, बढ़िया लग रहा है। जी हाँ, क्या बात हो रही थी? एक मकान है, जी हाँ मकान है, तो एक आदमी किराया वसूल रहा है, इस मकान से एक आदमी किराया वसूल रहा है। चलो पूछते हैं उससे, भाई तुम मालिक हो? तुम मालिक हो? या तो वो बोलेगा यस, या तो वो बोलेगा नो। दोबारा सुनना, एक आदमी इस बिल्डिंग से किराया वसूल रहा है, तो आप पूछें क्या तुम मालिक हो या तुम मालिक नहीं हो। उसने कहा मैं मालिक हूं, मैं किराया वसूल रहा हूं किराएदार से, मैं मालिक हूं। अगर तुम मालिक हो तो ये किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। मैं मालिक नहीं हूं तो ये किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। बोलो बच्चों, समझ बात आई? अगर मकान मालिक किराया वसूले तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, अगर किराएदार किराया वसूले तो, मतलब अगर मकान मालिक किराया न वसूले, वसूलने वाला शख्स मकान मालिक नहीं है, तो प्राप्त किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। तो आपको मकान मालिक होना पड़ेगा, तब तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। अगर आप मकान मालिक नहीं हो तो प्राप्त किराया अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। सर पता कैसे चलता है कि मालिक कौन है? सर मालूम कैसे पड़ता है मालिक कौन है? बच्चों, कोर्ट, जो मालिक होता है क्या वो कोर्ट में जाके रजिस्ट्री वगैरह कराता होगा? जो मालिक होता है वो कोर्ट में रजिस्ट्री कराता होगा, कागज होता होगा। क्या इस कागज की मदद से वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका में भी आकर रजिस्ट्रेशन कराता होगा? हाँ, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। 1882, अच्छा खैर। तो बच्चों, तो जिस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस व्यक्ति के नाम से मकान के कागजात हैं, वो मालिक है। तो समझ गए मालिक कौन है? भाई मेरा नाम कोर्ट में है, मेरा नाम नगर पालिका में है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम से, मालिक हूँ। अब भाई कोई आदमी बोले भाई डॉक्यूमेंट्स पे मेरा नाम नहीं है तो मालिक नहीं हो। और मालिक हो तो किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, और मालिक नहीं हो तो किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। चलो आगे चले, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? आपको मकान मालिक होना पड़ेगा, तब तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। अगर आप मकान मालिक नहीं हो तो किराया अदर सोर्स वगैरह में टैक्सेबल। एक सवाल आपको पूछना चाहिए, सर आप कह रहे हो या तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। सर तो टैक्स चाहे यहाँ लगे, चाहे टैक्स यहाँ लगे, चाहे यहाँ टैक्सेबल हो चाहे यहाँ टैक्सेबल, क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चा हमको बताएगा कि अगर किराया यहाँ टैक्सेबल तो क्या, अगर किराया यहाँ टैक्सेबल तो क्या, क्या फर्क पड़ता है कि एक ही बात है? एक बात तो नहीं हो सकती। चलो श्वेता का जवाब आ गया, श्वेता राय। और आंचल कह रही है फर्क पड़ता है, सत्यम कहते हैं टैक्स रेट। चलिए जवाब सुनना, श्वेता ने 30% बता दिया, श्वेता ने, ठीक है। बच्चों, नेहा कहती है टैक्स रेट डिफरेंट होगा, ठीक है। सुनिएगा, 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। रिवीजन कर लेना यूट्यूब पर या हमारे ऐप पर, रिवीजन कर लेना कौन सा वीडियो, टोटल इनकम वाला, 5 हेड्स वाला, रिवीजन कर लेना। नेहा यादव टैक्स रेट डिफरेंट होगा, आंचल इन्फो में टैक्स इनकम फ्रॉम इन्फो, पता नहीं आपने सही लिखा नहीं शायद। हाँ क्या कह रहे थे हम? जी हम कह रहे थे बच्चों, 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। 5 5 हेड्स। पांचों हेड में सबसे ज्यादा टैक्स में छूट कहाँ मिलती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पांचों हेड में सबसे अधिक टैक्स में छूट मिलती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सीधे फिक्स 30%। 100 कमाओ 30 छूट, 70 पे टैक्स। 1 लाख कमाओ 30,000 माफ, 70,000 पे टैक्स। तो सबसे अधिक टैक्स में छूट कहाँ है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बाकी हेड में उतनी छूट नहीं है। तो करदाता का, मेरा आपका फायदा इसी में है कि मेरी इनकम कहाँ टैक्सेबल हो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर बाकी हेड में इनकम टैक्सेबल होगी तो उतना टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब फर्क पड़ता है कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल तो भी फर्क पड़ता है, कहीं और टैक्सेबल तो भी फर्क पड़ता है। और हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल तो ये मेरा फायदा है
कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, टैक्स में छूट ज्यादा है, और अगर किसी और हेड में टैक्सेबल तो हमें उतना टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये मेरे लिए नुकसान की बात है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो पॉइंट 2 आप समझ गए कि मकान मालिक हो तो प्राप्त किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, मकान मालिक आप नहीं हो तो प्राप्त किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। बच्चों क्या आपको पिछला चैप्टर याद है? पिछला मतलब एग्रीकल्चरल से पहले वाला, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। चलो सवाल पूछते हैं, क्योंकि इस चौथे पॉइंट का संबंध ना वहीं से है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, याद कुछ याद आया कि नहीं? मकान भारत में होना चाहिए बच्चों, मकान भारत में, बोलो मकान भारत में, भारत में, भारत में। बच्चे कहते हैं तीनों में टैक्सेबल। बताओ समझ आई बात? बिल्डिंग कहाँ होना चाहिए, हाउस कहाँ होना चाहिए? भारत में। और भारत में मकान कौन नपेगा? तीनों के तीनों, तीनों में टैक्सेबल। मकान भारत में है तो तीनों में टैक्सेबल। अच्छा 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 सर, मकान विदेश में है, भारत से कोई लेना देना नहीं है। मकान विदेश में है, भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चे कहते हैं सर सिर्फ एक में टैक्सेबल। तो बताओ बच्चों, चौथा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, चौथा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। मकान भारत में, भारत में इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल, मकान विदेश में भारत से कोई कनेक्शन नहीं, केवल एक में टैक्सेबल। बताओ चौथा पॉइंट समझ में आ गया? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं जी सर हमको समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट, अगला। देखो बच्चों, जो मकान होता है, मकान, जो मकान का यूज होता है, यूसेज, वो तीन होता है, तीन। तो मकान का इस्तेमाल कितने प्रकार से होता है बच्चों? तीन। रहना, क्या? रहना। हम अपने मकान में रहते हैं, आप बताओ, आप अभी जहाँ बैठ के क्लास कर रहे हो वो एक मकान है, और आप लोग वहाँ क्या करते हो? रहते हो, आप रहते हो, पापा मम्मी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, घर वाले रहते हैं। तो मकान में लोग रहते हैं। मकान का यूज नंबर 1, लोग रहते हैं। बच्चों मकान को लोग दे देते हैं किराएदार को। लोग मकान को किस पर दे देते हैं? किराए पर दे देते हैं। तो नंबर 1 यूज हम लोग खुद रहते हैं, नंबर 2 यूज किराएदार को दे देते हैं, तो फायदा मिलता है, हर महीने किराया आता रहता है, खर्चा वर्चा निकलता है। नंबर 3 खुद का बिजनेस या प्रोफेशन, खुद का व्यापार या पेशा। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? खुद का व्यापार या पेशा। मेरा खुद का मकान है। अच्छा, आपका खुद का मकान है? हाँ, मेरा खुद का मकान है, मैंने दुकान खोल ली, मैंने किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, गिफ्ट शॉप, मेरा खुद का मकान है, उसमें दुकान डाल दी, बिजनेस। या मेरा खुद का मकान है और मैं वकील हूँ, ऑफिस डाल दिया। मेरा खुद का मकान है, कोचिंग डाल ली। तो खुद का व्यापार या पेशा डाल दिया। बोलो तीनों यूज समझ में आ गया? मैं खुद रहता हूँ, मैंने किराए पर दे दिया, मैं खुद का व्यापार या पेशा चलाता हूँ। ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे हो किस मकान की बात हो रही है बच्चों? यहाँ पर बात हो रही है मेरा मकान, और मैं इसमें अपना व्यापार या पेशा चलाता हूँ। मेरा मकान है, ना मैं रहता हूँ, ना मैं किराए पर उठाया हूँ, मैं खुद का व्यापार या पेशा चलाता हूँ। बोलो बच्चों, क्या किस बारे में बात हो रही है? क्लियर? तो नियम बताएं आपको, तो करना क्या है सर? करना क्या है बच्चों? करना है फुल्ली एग्जम्प्ट, कर मुक्त, टैक्स फ्री। तो अगर आप अपने मकानों में खुद का व्यापार या पेशा चलाओगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, अगली बात कि अगर हम खुद के मकान में व्यापार या पेशा चलाते हैं तो टैक्स नहीं लगता। अगला, सर अगर हमारे पास 3 मकान, 3, और हम तीनों के तीनों में खुद का व्यापार या पेशा चलाते हो तो?
तो तीनों एग्जम्प्ट, तीनों टैक्स फ्री। सर अगर हमारे पास 8 मकान हो और हम 8 के आठों में व्यापार या पेशा खुद का चलाते हो तो बच्चों 8 के 8 एग्जम्प्ट। सर अगर हमारे पास 20 मकान हो और हम 20 में व्यापार या पेशा चलाते हो तो 20 के 20 एग्जम्प्ट। बच्चों समझ गए नहीं हो? अनलिमिटेड एग्जम्प्ट। अगर आप खुद का व्यापार या पेशा चलाते हो अपने मकानों में तो कितने? अनलिमिटेड, फुल्ली एग्जम्प्ट। चलिए सत्यम और दोनों यूज में। सत्यम पहले जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। अभी आप देखो यहाँ की बहुत सारी लाइनें बची हुई हैं। जब लाइनें खत्म हो जाएंगी और फिर भी आपको जवाब नहीं मिलेगा तब आप क्वेश्चन पूछो। ठीक, अभी बहुत सी लाइनें डिस्कस करना बाकी है। हाँ, तो बच्चों अब हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ खुद के बिजनेस या प्रोफेशन वाले कितने मकान टैक्स फ्री? जल्दी बोलो, खुद के बिजनेस या प्रोफेशन वाले कितने मकान टैक्स फ्री? कितने कितने कितने? बच्चे कहते हैं सारे के सारे, अनलिमिटेड। बिल्कुल सही जवाब, सारे के सारे, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा बच्चों एक बात सुनना, अक्सर हम लोग टैक्स में छूट मांगते हैं, है कि नहीं? अक्सर हम लोग टैक्स में छूट मांगते हैं इस बात की, अगर हमारा नुकसान हुआ है तो हम आयकर विभाग से टैक्स में छूट मांगते हैं, या हमने खर्चा किया है तो हम आयकर विभाग से टैक्स में छूट मांगते हैं। अब बताओ हम सही बात कह रहे हैं कि नहीं? अगर मेरा नुकसान हुआ है तो हम आयकर विभाग से टैक्स में छूट मांगते हैं, अगर हमारा खर्चा हुआ है तो हम इनकम टैक्स वालों से टैक्स में छूट मांगते हैं। तो आओ पता लगाएं सर, क्या हम जिस मकान में बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो क्या हम वो टैक्स में छूट मांग सकते हैं? जैसे कि सर अब मकान है तो रिपेयरिंग करवाई होगी, पेंटिंग करवाई होगी, तो मेंटेनेंस में तो खर्चा बैठता ही है, और नगर पालिका को टैक्स वैक्स भी दिया होगा, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। तो मकान तो खर्च करवाता है, तो हमारा कुछ नुकसान है, कुछ खर्चा है, तो क्या हम इस पर कोई टैक्स में छूट मांग सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। बोलो बच्चों समझ आया बात? नहीं, आपको कोई भी टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, आप कोई भी डिमांड नहीं कर सकते। तो मेरे शब्द, ना टैक्स लगेगा, ना टैक्स में छूट मिलेगी। सुना बच्चों क्या बोला हमने? मैं अपने मकान में खुद का व्यापार या पेशा चलाता हूं, ना टैक्स लगेगा, ना टैक्स में छूट मिलेगी। बोलो कि हाँ सर हमने ये वर्ड्स एब्जॉर्ब कर लिए कि जिस मकान में हम खुद का बिजनेस प्रोफेशन चलाते हैं, एक तो टैक्स भी नहीं लगता, ऊपर से टैक्स में छूट भी नहीं मिलती। तो बच्चों एक शब्द इस्तेमाल करो ना, क्या? इग्नोर। इग्नोर सर, अगर एग्जाम में ये वाला मकान आ गया, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। क्यों? कैलकुलेशन ही नहीं करना। जब टैक्स नहीं लगना तो काहे का कैलकुलेशन? जब टैक्स में छूट नहीं मिलनी तो काहे का कैलकुलेशन? बोलो समझ बात आई? जब टैक्स नहीं लगना तो काहे का कैलकुलेशन, जब टैक्स में छूट नहीं मिलनी तो काहे का कैलकुलेशन? इग्नोर इग्नोर इग्नोर, बकवास। तो बिजनेस या प्रोफेशन वाले मकान, बकवास बकवास बकवास, हटाओ, कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा। क्या हम आगे चले बच्चों? नडेक्स लगना है, अनलिमिटेड हाउस एग्जाम्प्ट, नडेक्स में छूट मिलनी है, तो इग्नोर इग्नोर इग्नोर। हाँ भाई, आगे चलते हैं बच्चों। अगली बात, मेरा मकान है और मैं अपने मकान में रहता हूँ। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, मेरा मकान है, मैं अपने मकान में रहता हूँ। जैसे बच्चों अभी आप लोग अपने मकान में हो, बैठ के क्लासेस देख रहे हो, तो आप उस मकान में रहते हो, आप रहते हो, माँ बाप रहते हैं, परिवार रहता है, लोग रहते हैं। तो जिस मकान में भी आप बैठे हो, वैसे बैठे क्या हो बेटा, तुम लोग लेटे होगे, कुछ लोग तो पक्का लेटे होगे। जितने लेटे हैं नलायक और नलायिकाओं, बहुत ही गलत बात है, बैठ के क्लास देखा करो। ठीक, चलो, अच्छे बच्चे बैठे होंगे पेन कॉपी लेकर, नलायक लेटे होंगे, बैठ के मनोरंजन कर रहे होंगे, कभी कभी वीडियो दिखता है, कभी कभी आप अपने खुद ही खोल देते हो। आइए टॉपिक पर आते हैं बच्चों। जी, मैं अपने मकान में रहता हूँ। ठीक है, अपने मकान में रहता हूँ, आप अपने मकान में रहते हैं। बच्चों आप बताओ, आप लोग अपने मकान में रहते हो, कमाई हो रही है, आप रह रहे हो, किराया मिल रहा है, कमाई हो रही है।
हाँ जल्दी बोलो, आप अपने मकान में रह रहे हो, कोई कमाई हो रही है, कुछ पैसा मिल रहा है, नहीं, तो क्या करना है बच्चों? एग्जम्प्ट। क्या करना है? एग्जम्प्ट, करमुक्त, एक्स फ्री। मैं अपने मकान में रहता हूं, एग्जम्प्ट। चलो अब कहानी सुनते जाओ, कहानी कहानी सुनते जाओ। मेरे पास एक मकान है और मैं रहता हूं। मेरे पास एक मकान है, मैं इसमें रहता हूं, एग्जम्प्ट। मेरे पास दो मकान है, मैं दोनों में रहता हूं। अच्छा दोनों में रहते हो, हाँ, एग्जम्प्ट। अच्छा एग्जम्प्ट, हाँ। मेरे पास तीन मकान है, मैं तीनों में रहता हूं। तीनों में रहते हो, एक पर लगाओ टैक्स। तीनों में रहते हो, एक पर लगाओ टैक्स। मैं चार मकान में रहता हूं, दो पर लगाओ टैक्स। मैं पांच मकान पर रहता हूं, पांच में रहता हूं, तीन पे लगाओ टैक्स। छह में रहता हूं, चार पे लगाओ टैक्स। 10 में रहता हूं, अब बच्चों तुम बोलो, मैं 10 में रहता हूं, कितने पे लगाए टैक्स? बोलो तुम लोग, हमने तो बता दिया आपको। और बच्चे कहते हैं 10 में रहते हैं सर, 8 मकान पे लगाओ टैक्स। बच्चों क्या आपको समझ में आया? रहने वाले सिर्फ दो मकान टैक्स फ्री हैं, इससे ज्यादा नहीं। बोलो समझ में आई बात? रहने वाले कितने मकान टैक्स फ्री हैं? दो मकान टैक्स फ्री हैं। तो रहने वाले टू हाउस फुल्ली एग्जम्प्ट, लेकिन दो से ज्यादा में रहोगे तो बाकी पे टैक्स लग जाएगा। चलो आखिरी सवाल। 15 मकान में रहता हूं, कितने पे लगाओ टैक्स? कितने पे लगाओ टैक्स? बच्चे कहते हैं सर 15 में दो माफ कर दो, 13 पे टैक्स लगा दो। तो रहने वाले मकान टैक्स फ्री जरूर है, लेकिन कितने? केवल दो मकान टैक्स फ्री। ठीक, चलो अगली बात भी सुन लो। मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3। आप कहोगे सर बड़ा सुंदर सुंदर मकान बना रहे हो। हाँ बच्चों, हम भी कभी बायोलॉजी के छात्र थे, कॉमर्स ले लिया, हमसे चित्र वित्र नहीं बनता, फिगर विगर नहीं बनता। हाँ क्या बात हो रही थी जी? 5 मकान हैं, तो पांचों को बनवाने में कुछ ना कुछ लागत तो आई होगी, लागत, वैल्यू। तो पांचों को बनाने में कुछ ना कुछ लागत आई होगी। 10 लाख रुपीज, हाँ, 8 लाख रुपीज, ठीक, रुपीज 10 लाख, रुपीज 8 लाख, 20 लाख, ठीक, 14 लाख और 6 लाख। तो बच्चों ये रहे 5 मकान। अभी बच्चे बताओ 5 मकान, 5 में कितने फ्री करना है? फ्री 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 फ्री, टैक्स फ्री, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। बच्चे कह रहे हैं सर दो एग्जाम्प्ट कर दीजिए, 5 में दो एग्जाम्प्ट। हाँ बच्चों, और सर बचा 3 पे लगा दो टैक्स। एकदम सही, टैक्सेबल करिए, कर मुक्त कर योग्य। दो एग्जाम्प्ट, 3 टैक्सेबल। बच्चों छांट के बताओ कौन से दो एग्जाम्प्ट करें, जल्दी छांट के बताओ कौन से दो एग्जाम्प्ट करें, कौन से दो एग्जाम्प्ट करें, छांट के बताओ। आंचल सही जवाब, श्वेता सही जवाब, सत्यम 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 गलत जवाब, मानसवी सही जवाब, तान्या गलत जवाब, अंकित 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 सही जवाब। ठीक, चलो कुछ बच्चे सही कुछ बच्चे गलत। दो मकान एग्जाम्प्ट, हाँ। सबसे महंगे वाले दो, सबसे महंगे में एक 20 लाख का है, एक 14 लाख का है। तो जिन बच्चों ने बोला 20 लाख 14 लाख, उन्हीं को हम बोल रहे थे सही बोले सही बोले। तो कौन सा फ्री करवाओ? महंगा वाला। क्यों 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 महंगा वाला क्यों फ्री करवाएं? महंगा वाला क्यों फ्री कराएं? जवाब दो। कौन सा फ्री कराएं? दो, महंगा वाला। महंगा वाला क्यों? वेट कर रहे हैं, आप ही बताओगे कि सर महंगा वाला फ्री क्यों करवाएं। हाँ चल सही जवाब। और कोई बोले? जी हाँ, मनस्वी श्वेता सही जवाब। सर महंगा वाला फ्री करवाना चाहिए, क्योंकि अगर महंगे पे टैक्स लग गया ना तो टैक्स भी महंगा आएगा। ये महंगे पे टैक्स लग गया ना तो टैक्स भी महंगा आएगा। सस्ते पे कम टैक्स लगेगा, महंगे पे ज्यादा टैक्स लगेगा। तो भाई महंगा फ्री करा लो ना,
बच जाओ ना टैक्स से। सुने कि नहीं बच्चों, क्या बोला हमने? अरे महंगा वाला माफ करा लो, क्योंकि महंगे वाले पे ज्यादा टैक्स बनेगा। अगर महंगा वाला माफ नहीं कराओगे, इतना तगड़ा टैक्स बनेगा ना, नानी दादी सब याद आ जाएंगी। तो बच्चों, क्या न्यूमेरिकल में आपको समझ में आया क्या? एग्जाम में रहने वाले कौन से मकान फ्री करवाओगे? महंगे वाले 2 फ्री करवाओगे, चाहे एग्जामिनर बोले चाहे न बोले। चाहे वो बोले या न बोले, आप महंगे वाले फ्री कराओगे। बोलेंगे तो अच्छी बात, नहीं बोलेंगे तो अपने मन से महंगे वाले फ्री कराओगे। क्योंकि महंगा वाला फ्री करा लो भाई, क्योंकि महंगे पे टैक्स लगाना बहुत ज्यादा लगेगा। क्या बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मकान फ्री करवाना है तो कौन सा फ्री करवाना? महंगा वाला कराओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो रहने वाले 2 मकान टैक्स फ्री। ठीक, रहने वाले 2 मकान टैक्स फ्री। कौन से मकान? अरे महंगे वाले माफ करा लो, महंगे वाले एग्जम्प्ट करा लो। आगे चलते हैं बच्चों, रेंट फ्रॉम पेइंग गेस्ट। चलो बताते हैं आपको पेइंग गेस्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बच्चों आप सभी मानते होंगे कि लोग कमाने के लिए बड़े शहर जाते हैं, अक्सर पढ़ने के लिए बड़े शहर जाते हैं, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा कमाने के लिए लोग बड़े शहर जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह वगैरह वगैरह, नोएडा, हरियाणा, गुड़गांव। तो लोग कमाने के लिए बड़े शहर जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, लेकिन भारत की बात करने, भारत। और बच्चों जो लोग बाहर जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर गए वहां बंगला खरीद के बैठे हैं, मकान खरीद के बैठे हैं, किराए पर रहते हैं। बोलो है कि नहीं? तो वहां पर कैसे रहते हैं? किराए पर रहते हैं, किराए पर। तो लोग महानगर जाते हैं कमाने के लिए, बड़े शहर जाते हैं कमाने के लिए, और वहां पर किराए पर रहते हैं। चाहे कमाने के लिए जा रहे हैं, चाहे स्टूडेंट से पढ़ाई कर रहे हैं, मगर वो किराए पर रहते हैं। तो किराए पर कमरा लेते हैं। लोग कहते हैं रूम लिया है, रूम लिया है, तो किराए पर कमरा लेते हैं। क्या बच्चों ने सुना है हॉस्टल भी होता है? हॉस्टल बोलो बच्चों, हॉस्टल भी होता है कोई? हाँ, हॉस्टल होता है। बच्चों किराए पर कमरा लेना, किराए पर हॉस्टल लेना, कहाँ फैसिलिटी ज्यादा, कहाँ फैसिलिटी ज्यादा बच्चों? फैसिलिटी, फैसिलिटी, सुविधाएं। बच्चे कहते हैं सर सुविधाएं कम है। रूम है खाली, बस रूम है, और कुछ भी नहीं है, रूम है, कुछ है ही नहीं रूम के अलावा। बहुत होगा पंखा होगा, बहुत होगा सीएफएल लाइटिंग होगी, एलईडी, और क्या होगा? पंखा सीएफएल होगा, और थोड़ी ना कुछ होगा। हाँ बच्चों, तो रूम फैसिलिटीज कम है और हॉस्टल फैसिलिटी ज्यादा है। हॉस्टल में आपको एक चेयर दे देंगे, टेबल दे देंगे, बेड दे देंगे, और बेड पे बिछाने के लिए गद्दा वद्दा भी दे देंगे। ऊपर मेस होगी, मेस जहाँ खाना खा सकते हो आप, और वॉशरूम वगैरह होगा, बाथरूम लैट्रिन वगैरह, वो तो हर जगह होता है, लेकिन वहां पर कई सारे होंगे। एक होता है कमरा किराए पर लेना, एक होता है हॉस्टल किराए पर लेना। मगर बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट क्या है? पीजी, पीजी, पेइंग गेस्ट, पीजी। पीजी ले लो, पीजी ले लो। क्या है भाई पीजी? पीजी नया कॉन्सेप्ट है बच्चों, नया। पीजी में पेइंग गेस्ट, मेहमान, पीजी में आइए, कमरा भी है, कमरा भी है, खाना भी है, तो कमरा भी देंगे, आपके कमरे में लाकर खाना भी देंगे, कमरे में लाकर मेहमानों की तरह खाना भी देंगे। टीवी देंगे, फ्रिज देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, एयर कंडीशन देंगे, कूलर देंगे, इन्वर्टर वगैरह देंगे, सारे मूवेबल एसेट देंगे, सारे मूवेबल एसेट देंगे। सुन रहे हैं बच्चों? कमरा भी देंगे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन सब देंगे, कूलर वगैरह सब देंगे, खाना पीना सब कुछ देंगे। जैसे मेहमान, मेहमान होता है मेहमान, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, मेहमान आता है, मेहमान हर चीज यूज करता है, तो हम आपको भी सब यूज करने देंगे, सब देंगे सब। तो बच्चों फैसिलिटी तो बहुत ज्यादा है। न केवल कमरा मिल रहा है, कमरे के साथ ऑल मूवेबल एसेट मिल रही है। भाई हम लोग के घर में क्या होता है? टीवी होती है, फ्रिज होती है, वॉशिंग मशीन होता है, एसी होता है, हाँ हर चीज रहती है। तो सब उसको दे रहे हो आप, खाना भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बहुत फैसिलिटी दे रहे हो। लेकिन लोग कमरा किराए पर ले रहे हैं तो 6,000 महीने पे मिल जा रहा है। लोग हॉस्टल किराए पर ले रहे हैं तो 9,000 महीने पर मिल जा रहा है। लोग पीजी किराए पर ले रहे हैं तो 20,000 महीने पर मिल रहा है। यानी पीजी काफी महंगा होता है। अब भाई सीधी सी बात है, महंगा क्यों ना हो? टीवी भी मिल रही है, फ्रिज भी मिल रही है, वॉशिंग मशीन भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, क्यों महंगा ना हो? तो पीजी होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं पीजी, लेकिन लोग ले रहे हैं। भाई अब लोगों की इनकम ज्यादा है,
अब किसी की इनकम ज्यादा है, अब कोई है वो कमा रहा है 1.5 लाख रुपया महीना, 1.5 लाख महीना कमा रहा है, ठीक। उसने कहा यार अगर हम 20,000 रुपया दे दें तब भी मेरे पास 1,30,000 बचेगा और हम शान से रहेंगे, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी हर चीज शान से रहेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम ज्यादा है तो पीजी लेना पसंद करते हैं, पीजी। तो क्या बच्चे समझ गए कि हाँ भाई पीजी कॉन्सेप्ट है, ये पीजी कुछ होता है। तो कमरा किराए पर लेना, हॉस्टल किराए पर लेना, पेइंग गेस्ट तो किराए पर देना, पेइंग गेस्ट। हाँ भाई बच्चों आपने पीजी समझ लिया, असली पीजी यही होता है। बात अलग है कि लोग नाम बिगाड़े हुए हैं, लेकिन असली पीजी यही होता है भाई। दिल्ली में तो खूब पीजी देखे हमने। तो पेइंग गेस्ट, मैं मकान मालिक, मैंने पीजी किराए पर दिया, पेइंग गेस्ट, कमरा भी लो, फैसिलिटीज भी लो, मोबाइल एसेट भी लो, तो प्राप्त किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। तुम अपने पेइंग गेस्ट से वसूल रहे हो जो किराया, वो तो सबका है, बिल्डिंग प्लस मूवेबल एसेट। तो प्राप्त किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है आपको? जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी 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 बताओ। कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पर? हाँ बच्चे कह रहे हैं नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, कंपोजिट रेंट पर आते हैं, संयुक्त किराए पर। तो आइए बच्चों संयुक्त किराया कंपोजिट रेंट पर आते हैं। कुछ बिल्डिंग का नाम लिख रहे हैं, एक फैक्ट्री, कारखाना, एक सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल क्या बोलेंगे सिनेमा हॉल को, जो भी बोले सिनेमा हॉल, एक कारखाना, एक सिनेमा हॉल, एक होटल, एक होटल, और आटे की चक्की, आटे की चक्की जहाँ गेहूं पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है। ध्यान देना बच्चों, फैक्ट्री, क्या आप मानते हैं कि फैक्ट्री में एक बिल्डिंग होगी प्लस 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 मशीन और फर्नीचर भी तो होगा फैक्ट्री में? फैक्ट्री में बिल्डिंग भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है, सही बात? हाँ सर सही बात। सिनेमा हॉल में बिल्डिंग भी है, मशीन भी है, जैसे मूवीज चलती है जनरेटर होता है, मशीन भी है, और फर्नीचर भी है सिनेमा हॉल में। होटल में बिल्डिंग भी है, जनरेटर वगैरह मशीन भी है, और फर्नीचर भी है। आटे की चक्की बिल्डिंग भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है। बोलो बच्चों हाँ ना, हाँ या ना? यहाँ सर सही कह रहे हो आप कि ये प्रॉपर्टी में बिल्डिंग भी है, प्लांट मशीन भी है, फर्नीचर भी है। मैंने किराए पर दिया, किराए पर दिया, किराए पर, फैक्ट्री किराए पर दी, सिनेमा हॉल किराए पर दिया, होटल किराए पर दिया, आटे की चक्की किराए पर दिया। मैं खुद यूज नहीं कर पा रहा था तो मैंने किराए पर दे दिया। मैं अपनी फैक्ट्री बंद पड़ी थी, किराए पर दे दी। मैंने अपना सिनेमा हॉल यूज नहीं कर रहे थे, किराए पर दिया। मैं अपना होटल चला नहीं पा रहा था, किराए पर दिया। मैं आटे की चक्की चला नहीं पा रहा था, किराए पर दिया। मुझे किराया मिलता है। और ऐसे बिल्डिंग, बिल्डिंग प्लस प्लांट मशीन प्लस फर्नीचर, सब किराए पर, प्राप्त किराए का नाम कंपोजिट रेंट। बोलो कंपोजिट रेंट समझ में आया बच्चों? बताओ कंपोजिट रेंट समझ में आया? कि कंपोजिट रेंट माने कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जिसको आप जब भी किराए पर दोगे तो प्लांट मशीन फर्नीचर के साथ किराए पर दोगे तो इनसे प्राप्त किराया मिक्स है, मिक्स है बिल्डिंग प्लस मशीन प्लस फर्नीचर वाला, तो प्राप्त किराए का नाम कंपोजिट रेंट होता है। आपको पूछना चाहिए सर टैक्सेबल कहाँ होगा? हाँ भाई ये काम की बात है, टैक्सेबल कहाँ होगा। सुन, आपने आपने कंपोजिट रेंट 1 लाख पाया, 1 लाख, ठीक। अब आपसे पूछताछ हो रही है, असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी, असेसिंग ऑफिसर, बच्चों छापा मारने यही आते हैं असेसिंग ऑफिसर, पूछताछ करने यही आते हैं असेसिंग ऑफिसर। तुमने टैक्स भरा कि नहीं भरा यही पूछते हैं असेसिंग ऑफिसर। अभी आप सुने होंगे सोनू सूद, सोनू सूद क्या इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, तो जो अधिकारी आए थे वो कौन रहे होंगे? असेसिंग ऑफिसर, ठीक। एक अजय देवगन की मूवी आई थी रेड, तो अजय देवगन कौन थे? वही असेसिंग ऑफिसर थे जो छापा मारने गए थे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यहाँ मूवी में। हाँ अच्छी मूवी थी, हमको तो बहुत बढ़िया लगी वो वाली, कौन सी? रेड मूवी।
हाँ बच्चों, आगे चलते हैं। मुझे किराया मिला, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर सबका मिक्स। तो असिस्टिंग ऑफिसर पूछ रहा है, भैया बात बताओ, तुमने जो किराया पाया है, तो असिस्टिंग ऑफिसर पूछ रहा है करदाता से, एसएससी से, तुमने जो किराया पाया, मुझे बिल्डिंग वाला बता दो अलग, और बाकी जो प्लांट एंड मशीन है प्लस फर्नीचर है उसका बता दो अलग। मुझे एग्रीमेंट कॉपी दिखा दो, मुझे एग्रीमेंट कॉपी दिखा दो कि बिल्डिंग का जो तुम 1 लाख वसूले हो किराया, 1 लाख, तो उसमें बिल्डिंग का कितना एग्रीमेंट कॉपी है, एग्रीमेंट कितना किए हो, और प्लांट मशीन फर्नीचर का कितना किए हो। करदाता बोला, राम बोले, सर मैंने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, बस मैंने 1 लाख लिया है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि कितना बिल्डिंग का है, कितना मशीन फर्नीचर का, मैं अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, मैं अलग अलग नहीं कर पाऊंगा। आंचल कह रही है, अच्छा ठीक है आंचल, कोई बात नहीं जी। तो वो ऑफलाइन क्लास में बोला होगा भाई, यहाँ क्या मतलब। जी हाँ, क्या बात कर रहे थे बच्चों, हम कुछ और बात कर रहे थे कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो राम से पूछ रहा है, किराया 1 लाख पाए हो तो इसमें कितना बिल्डिंग वाला है प्रूफ करो, और कितना मशीन फर्नीचर वाला है प्रूफ करो। राम बोले, सर मैंने अलग अलग एग्रीमेंट नहीं किया है, मैंने सबका मिला के 1 लाख किया है, मैं अलग अलग नहीं कर पाऊंगा। तो असेसिंग ऑफिसर बोला, पूरा का पूरा किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। बोलो बच्चों, क्लियर। मैं अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं, पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। अच्छा बच्चे, पहली बात समझ गए हमें लगता है, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो कि हाँ सर समझ गए। तो अगला पॉइंट समझे, ठीक है समझ गए सर, अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो पूरा अदर सोर्स में टैक्सेबल। अगली बात, अगली, असिस्टिंग ऑफिसर पूछ रहा है, भाई राम कितना पाए हो, साहब मैं ना 1 लाख पाया हूँ। यार जरा एग्रीमेंट कॉपी दिखाओ, एग्रीमेंट कॉपी। साहब 80,000 रुपया बिल्डिंग का है, एग्रीमेंट कॉपी देख लो, और 20,000 रुपया प्लांट मशीन फर्नीचर वाला है। जो मैंने 1 लाख किराया पाया है, 1 लाख, उसमें 80,000 बिल्डिंग का किराया है और प्लांट मशीन फर्नीचर का 20,000 है। तो भैया आपकी बात तो राम ने अलग अलग कर दिया। तो जो बिल्डिंग वाला 80,000 है बच्चों, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और जो 20,000 मशीन फर्नीचर वाला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। बोलो नियम समझ में आया, बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी वाला मशीन फर्नीचर वाला अदर सोर्स में टैक्सेबल। हाँ बच्चों, हमें लगता है कि आप बात को समझ गए, ठीक। हाँ तो आपने बात को समझ लिया, आइए आगे चलते हैं, अगली बात। जी अगली बात कर लेते हैं बच्चों, देखिएगा। अगली बात क्या है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट। सब टेनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कहीं लिखा है हिंदी में, हाँ हिंदी में शिकमी किराएदार भी कहते हैं, या एक और भी नाम होता है इसका, उप किराएदार। शिकमी किराएदार या उप किराएदार भी कहते हैं इसको। तो शिकमी किराएदार या उप किराएदार, आइए समझते हैं भाई इस बात का मतलब फाइनली क्या हुआ, शिकमी किराएदार या उप किराएदार। बच्चों ध्यान दीजिएगा, राम मकान मालिक है, राम के पास एक मकान है। राम ने अपना मकान किसको दे दिया, सोहन को। सोहन है किराएदार, टेनेंट, तो किराएदार है। तो राम ने अपना मकान सोहन को दे दिया किराए पर, ठीक। और सोहन से क्या वसूलता है, किराया वसूलता है, किराया। बच्चों मकान मालिक जो किराया पाए कहाँ टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, इतना हर कोई जानता है। तो मकान मालिक ने किराएदार सोहन से किराया वसूला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। उसके बाद की अगली कहानी सुनना, ठीक। सोहन बहुत ही चतुर प्राणी है, चतुर, चालाक। सोहन मनोज को पकड़ा, क्या भाई मनोज, जी साहब, कहाँ रहते हो, साहब किराए का मकान ढूंढ रहा हूँ। अच्छा किराए का मकान ढूंढ रहे हो, हाँ आओ अपने हमारे मकान में आ जाओ। अच्छा आपके पास मकान है, हाँ है ना, चलो मकान को दो टुकड़ा करते हैं, दो टुकड़ा करते हैं, कुछ में हम रहेंगे और कुछ में और तुम्हें बसा दें, तुम्हें, और तुम मुझे किराया दे देना, किराया लो भैया, हमारे किराएदार पकड़ लाए एक और किराएदार।
और उनसे क्या वसूल रहे हैं? किराया। तो बच्चों देख रहे हो, किराएदार किराया कमा रहा है, तो किराएदार किराया कमा रहा है, कहाँ टैक्सेबल? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। और ये किराएदार का नाम सब टेनेंट, किराएदार के किराएदार का नाम सब टेनेंट, शिकवे किराएदार या उप किराएदार। बोलो क्लियर हो गई बात? किराएदार ने किराया कमाया, अदर सोर्स में टैक्सेबल। किराएदार का किराएदार वो अगला पर्सन, जी बच्चों वो अगला पर्सन, उसका नाम है शिकमी किराएदार या उप किराएदार सब टेनेंट। क्या हम आगे चल सकते हैं बच्चों? बोलिए कि आपको ये बात समझ में आ गई है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर हमको बात समझ में आ गई। तो अगली बात, डीम्ड ओनर, माना गया मालिक, डीम्ड ओनर माना गया स्वामी। देखो बच्चों हम आपको बताए थे, मालिक वो है जिसके नाम से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, मकान के कागजात है, वो मालिक है। मगर इनकम टैक्स एक्ट वाले, आयकर अधिनियम वाले, कुछ लोग मालिक नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और उनका नाम नहीं है। तो कुछ लोग मालिक नहीं है मगर फिर भी उनको इनकम टैक्स एक्ट वाले मालिक मान लेते हैं। डीम्ड ओनर, माना गया स्वामी, माना गया मालिक, मालिक नहीं है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर इनका नाम नहीं है, मालिक नहीं है, मगर इनकम टैक्स वाले इनको मालिक मान लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि टैक्स लेंगे। तो आइए पता लगाएं बच्चों कि कुछ लोग मालिक न होने के बावजूद भी इनकम टैक्स की निगाह में मालिक हैं, उन्हें मालिक माना गया है। तो कौन है ऐसे लोग जो मालिक न होकर भी मालिक है? ध्यान दीजिएगा, जो मालिक न होकर भी मालिक है। बच्चों अक्सर एक मकान पर दो लोग लड़ रहे होते हैं, होता है कि नहीं? मेरा है मेरा है, तो अक्सर दो लोग लड़ रहे हैं, मेरा है, कोर्ट में चले गए, लड़ रहे हैं मेरा है मेरा है। एक मकान है जो विवादित है और दो लोग लड़ रहे हैं। तो आइए पता लगा इनकम टैक्स इन दोनों में, एक्स और वाई में, किसको मालिक मानेगा? इनकम टैक्स एक्ट पूछेगा, ये बताओ कौन, इससे जो किराया आ रहा है, हाँ साहब किराया आ रहा है, तो कौन वसूलता है तुम दोनों में? जी मैं वसूलता हूँ। अच्छा, झगड़ा कर रहे हो, किराया तुम वसूलते हो, ठीक है, तुम डीम्ड ओनर हो, तुम मालिक हो, इसका टैक्स हम तुमसे लेंगे। बोलो पहली बात क्लियर आपको कि विवादित संपत्ति में आय प्राप्त करता, इनकम रिसीवर, तुम किराया वसूल रहे हो, तुम ही मालिक हो भाई, तुम ही टैक्स भरोगे। अच्छा दूसरी कहानी, दो लोग लड़ रहे हैं, ए और बी, ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं, मेरी है। तो इनकम टैक्स एक्ट पूछा किराया मिलता है? नहीं नहीं किराया नहीं मिलता। अच्छा किराया मिलता ही नहीं है? नहीं किराया नहीं मिलता। अच्छा किराए पे नहीं है, तो किसके कब्जे में है? साहब ए के कब्जे में है। ये प्रॉपर्टी आजकल किसके कब्जे में है? साहब ए के कब्जे में है, इस्तेमाल करता है। अच्छा तुम्हारे कब्जे में है, तुम मालिक हो भाई। तो अगर इनकम हो रही है तो किसको हो रही है? वो मालिक है। अगर इनकम नहीं हो रही है तो कब्जे में किसके है? वो मालिक है। तो बताओ एक समझ में आया कि मालिक ना होने के बावजूद इनको मालिक मान लिया गया। चलो आगे चलते हैं आगे। बच्चों एक होता है किराए पर लेना और एक होता है पट्टे पर लेना, लीज पर। बोलो सुना है कि नहीं आपने? एक होता है किराए पर लेना, एक होता है पट्टे पर लेना, लीज। और लीज का मतलब होता है कई कई साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। तो अक्सर पट्टा बहुत लंबा लंबा होता है। अगर आपने एक मकान पट्टे पर लिया और अगर ये मकान 12 साल या ज्यादा के पट्टे पर लिया, अगर आपने एक मकान पट्टे पर लिया, लीज पर लिया, और ये लीज 12 साल या ज्यादा का है, तो हो तो आप किराएदार मगर आपको मालिक मान लिया जाएगा। यार 12 साल का पट्टा, 14 साल का पट्टा, 20 साल का पट्टा, भाई मालिक भले नहीं हो मगर मालिक मानेंगे तुमको, तुम डीम्ड ओनर हो, तुम टैक्स निकालो। तो 12 साल या ज्यादा के पट्टे के केस में आपको मालिक माना जाएगा। अच्छा अगला एग्जांपल सुनना। एक पति है, पति, उसने अपना मकान अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर दिया। एक पति ने अपना मकान पत्नी को ट्रांसफर कर दिया। आप बताओ बच्चों, पति है, पत्नी को मकान दे रहा है, पैसा लिया होगा? तो चलो कचहरी जी तुम्हारे नाम कर देते हैं, बताओ पैसा लिया होगा? बिक्री कर रहा है पत्नी से? नहीं। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर। ऐसे ही बिना प्रतिफल, विदाउट कंसिडरेशन, पति ने अपना मकान पत्नी के नाम कर दिया। तो बच्चों अब कागज पर किसका नाम है? पत्नी का।
तो अब मालिक कौन है? पत्नी मालिक है। मगर 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 हमारा इनकम टैक्स कहेगा हम तो पति को ही मालिक मानेंगे। क्या कह रहा है कि भले पत्नी का नाम डॉक्यूमेंट्स पर आ गया मगर हम तो पति को ही मालिक मानेंगे। बोलो क्लियर बात? यहाँ मालिक किसको माना जा रहा है? पति अब मालिक रह कहाँ गया? तो उसके हाथ से प्रॉपर्टी गई, मगर पति को ही मालिक माना जाएगा। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हम समझ गए कि अब पति को ही मालिक माना जाएगा, भले वो मालिक नहीं है उसको मालिक मानेंगे। यार तुम लोग एक साथ रहते हो, एक साथ एक छत के नीचे रहते हो, तो काहे तुम पत्नी के नाम कर दिए? तुम्हारे दिमाग में टैक्स की चोरी चल रही है, तुम सोच रहे हो 2.5 लाख मेरा माफ 2.5 लाख इनका माफ, ये चक्कर में हो गए तुम, टैक्स की चोरी के चक्कर में हो गए तुम। ना ना, छोड़ेंगे नहीं। भले तुम उनको दे दिए, भले मालिक वो है, हम तो तुमको मालिक मानेंगे, तुमसे टैक्स लेंगे। तो बच्चों हमें लगता है कि आपको डीम्ड ओनर समझ में आ गया। और यहाँ पर एक बात और भी कह सकते हैं, एक पिता ने अपने बच्चे को, पुत्र या पुत्री, एक पिता ने अपने बच्चे को मकान लिख दिया, तो अब प्रॉपर्टी पर किसका नाम आ गया? बच्चे का। ठीक, बेटे का नाम आ गया, बेटी का नाम आ गया। तो पिता ने अपने बच्चे के नाम कर दी प्रॉपर्टी, लेकिन इनकम टैक्स वाले पिता को मालिक मानेंगे। भाई हम तुम्हें मालिक मानेंगे, क्यों? तुमने उसके नाम किया, तुम टैक्स बचाना चाहते हो। तो बच्चों हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और ये इम्पोर्टेंट था, तो हमने यहाँ नोट्स में भी इसको लिख दिया है। तो हमने नोट्स में भी इसको लिख दिया है, डीम्ड ओनर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। कि आप आराम से पढ़ लेना, पूरा पूरा पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स में एक बार हमें दिखा था। जी हाँ बच्चों, चलते हैं आगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है? हाँ भाई, डीम्ड ओनर क्या है? सत्यम एक टॉपिक समझ में नहीं आया। सत्यम कौन वाला? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तुम अगले पे चलते हैं। कौन सा टॉपिक तुमको समझ में नहीं आया? जल्दी टाइप करो। तो एक आखिरी पॉइंट है, उसको क्लियर करते हैं। डीम्ड ओनर, अरे इतने सारे एग्जाम्पल दिए, तुम्हें कोई समझ में नहीं आया? सत्यम मालिक नहीं है, मालिक माना जा रहा है ताकि टैक्स वसूले। 2 लोग लड़ रहे हैं, तुम किराया वसूल रहे हो, तुम डीम्ड ओनर। अच्छा किराया नहीं, तुम्हारा कब्जा है, तुम डीम्ड ओनर। तुम पति ने पत्नी को दे दिया, नहीं नहीं पति डीम्ड ओनर। बाप ने बेटे को दे दिया, बाप डीम्ड ओनर। 12 साल से अधिक के पट्टे पर मकान लिए हो, तुम भले किराएदार हो, तुम डीम्ड ओनर। अरे इतने सारे एग्जाम्पल दिए, आप कह रहे डीम्ड ओनर, समझ ही नहीं आया? अरे सब डीम्ड ओनर के तो एग्जाम्पल थे, और किसके एग्जाम्पल दे रहे थे? हाँ ना बोलो, बोलो बोलो, हाँ ना बोलो। यहाँ सर समझ गए कि डीम्ड ओनर समझ में आ गया? बोलो बच्चों। हाँ ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमने डीम्ड ओनर के तो दिए थे आपको। तो मेरे सारे एग्जाम्पल डीम्ड ओनर के थे, हमने आपको आसान भाषा में समझा दिया। नोट्स में लिखा तो वहां भी यही है कुछ, ठीक, वहां भी ये सब बातें लिखी हुई थी कि आपने पत्नी को ट्रांसफर कर दिया तो आप मालिक, आपने अपने अवयस्क बच्चे माइनर 18 साल से कम के बच्चे को दे दिया, आप मालिक। ठीक, या फिर और आपका कब्जा है, आप मालिक। आप आय प्राप्त करता हो, आप मालिक। 12 साल या ज्यादा का पट्टा है तो आप मालिक। बताए तो आसान भाषा में सब बात है। ये लोग मालिक ना होकर भी मालिक माने जाते हैं, प्रॉपर्टी पर नाम ना होकर भी इनको इनकम टैक्स वाले मालिक मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है? बताओ, बोलो, किसी को कोई और सवाल पूछना है? इस वाले में कम से कम हमको चाहिए 10 मिनट्स शायद। सोच रहे हैं कल बताएंगे, तो ये वाला सोच रहे हैं कल बताएंगे। कुछ और पूछना है पूछ लो, आखिरी पॉइंट हमने छोड़ दिया है, तो कल उसको बताएंगे। उसके बाद एनुअल वैल्यू बताएंगे। ठीक, एनुअल वैल्यू। अब कल हम आपको रूल्स बताएंगे, फिर न्यूमेरिकल कराना कल से चालू कर देंगे। पीडीएफ आपको मिल चुका होगा उम्मीद है पूरा पूरा। ठीक, तो कल से हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो कल रितेश बेटे ने माँ के नाम कर दिया तब, रितेश तब भी वही होगा। ठीक, तब भी वही होगा, ट्रांसफरर को ही मालिक माना जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, हमें लगता है कि आप कोई और क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तो हम लोग कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। ठीक है बच्चों, कल एक पॉइंट छूटा है, याद दिला दीजिएगा, एक पॉइंट छोड़ रखा है। थैंक यू।